सभी को नमस्कार। विजिट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र सेकंड यानी दूसरा जो प्रश्न पत्र है समसामयिक भारत एवं शिक्षा यानी समकालीन जो भारत है उसमें शिक्षा का जो स्वरूप है, शिक्षा से संबंधित, शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, जो भिन्नताएं हैं, जो अधिकार हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो जो मुख्य परीक्षा 2024 में जो फाइनल एग्जाम होने हैं उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम यहाँ संकलन किए हैं और उन पर चर्चा करते हैं। पहला जो पेपर है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आपको सभी को विदित है कि हमारा जो पेपर होगा वो 3 चरणों में विभाजित होगा। 3 चरणों से अभिप्राय हैं, उसके 3 पार्ट होंगे, 3 खंड होंगे। पहला जो खंड होगा इसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे और खंड जो फर्स्ट कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, ये 20 अंक का होगा। और खंड 2 है उसमें आपको 5 प्रश्न करने हैं, यानी 10 प्रश्न दिए हुए होंगे, 5 प्रश्न मुख्य होंगे, 5 इनके अथवा में होंगे और इन 5 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 6 अंक का होगा। यानी आपका खंड ब है या खंड दूसरा है वो 30 अंक का होगा। उसके बाद तीसरा जो खंड है, तीसरे खंड में तीसरे पार्ट में आपको 5 प्रश्न दिए होंगे। 5 में से 3 प्रश्न करने होंगे। 3 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 10 अंक का होगा। ये भी आपका तीसरा खंड भी 30 अंक का होगा। यानी कुल जो पेपर होगा वो 80 अंक का होगा। 80 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर होंगे वो आपके इंटरनल यानी कॉलेज की तरफ से आप भेजे जाएंगे। तो प्रत्येक जो खंड है उस प्रत्येक खंड में आपको अलग अलग, यहाँ जो प्रश्न है यहाँ इनकी उत्तर की जो शब्द सीमा होगी वो 50 शब्द होगी। 50 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं प्रत्येक प्रश्न के। खंड जो दूसरा खंड है इसमें 200 शब्द में या 200 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। और यहाँ 3 जो ये प्रश्न है निबंधात्मक टाइप के जो प्रश्न है इनमें आपको 500 शब्दों में उत्तर देने हैं। तो परीक्षा के समय यह भी ध्यान रखें कि जो जितना निर्धारित है उसके अनुसार अगर आप पेपर करेंगे तो पूर्ण पेपर हो पाएगा। अगर आप ज्यादा इनसे बढ़ करके करोगे तो आपके प्रश्न है वो छूट सकते हैं। तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए पेपर को अच्छे से करना है। तो आज हम जो मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं जो मुख्य परीक्षा 2024 में आने की यानी संभावना है। तो सबसे पहले खंड जो पहला खंड है, खंड ए है और ये यानी 20 अंक का है और यहां पर प्रश्नों की संख्या है वो रहेगी 10। तो प्रश्न संख्या 1 है, इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपको यहां पूछा जा सकता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो पूछा जा सकता है कि जो शैक्षिक प्रबंधन है उसकी अवधारणा क्या है, उस अवधारणा को बताइए। तो पहला प्रश्न हो सकता है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा बताइए। शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा बताइए। शैक्षिक प्रबंधन की
या शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा क्या है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है TQM क्या है। TQM क्या है, इसके बारे में पीछे जो बीएड वाइवा की क्लास थी उसमें हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी TQM पर। तो TQM से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है वो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो मौलिक अधिकार हैं, एक तो हम मूल कर्तव्य और एक हम मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों के बारे में पूछा जा सकता है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी आवश्यकता क्यों है, या मौलिक अधिकारों की जो आवश्यकता है उसका वर्णन कीजिए। तो तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है मौलिक अधिकारों की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। देखिए यहां पर आपको जो वर्णन करना है वो संक्षिप्त में वर्णन करना है, संक्षिप्त में बताना है कि मौलिक अधिकार हैं उनकी आवश्यकता क्यों है। विस्तृत वर्णन नहीं करना है, सिर्फ उत्तर अपने को 50 शब्दों में यहां देना है। उसके बाद में शिक्षा को लेकर के आपके पाठ्यक्रम में समानता और असमानता से संबंधित यानी पाठ्यक्रम में शामिल है। तो आपको यहां पूछा जा सकता है कि शिक्षा में जो समानता है, समानता के जो अवसर हैं उनसे क्या तात्पर्य है, या शिक्षा में समानता के अवसरों से आप क्या समझते हैं। शिक्षा में समानता के अवसरों से क्या तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा जा सकता है, यानी जो क्षेत्रीय भिन्नता है, क्षेत्रीय समानता और क्षेत्रीय भिन्नता। तो क्षेत्रीय भिन्नता से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय जो भिन्नता है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, या क्षेत्रीय भिन्नता है उसको स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रीय भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न दिया जा सकता है, क्षेत्रीय भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रीय भिन्नता से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रीय भिन्नता क्या है, इसी तरह से प्रश्न यहां बनाया जा सकता है। तो आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि क्षेत्रीय भिन्नता कहते किसे हैं। उसके बाद आपसे जो संस्कृति है, संस्कृति का जो विलंबन है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृति विलंबन क्या है। संस्कृति विलंबन क्या है, संस्कृति विलंबन क्या है। उसके बाद यानी शिक्षा का जो स्वरूप था, प्राचीन जो शिक्षा प्रदान करने के जो तरीके थे, शिक्षा प्राप्त करने के जो स्वरूप थे उनके बारे में पूछा जा सकता है कि एक तो आज की शिक्षा पद्धति है और एक प्राचीन समय की शिक्षा पद्धति है। तो वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आज वैदिक शिक्षा की जो व्यवस्था है उसकी आवश्यकता क्यों है, कि वैदिक काल में जो शिक्षा थी उस शिक्षा की आज आवश्यकता क्यों है। तो प्रश्न दे सकता है कि आज वैदिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। आज वैदिक शिक्षा व्यवस्था, वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी आज आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। तो प्रश्न दिया जा सकता है कि आज वैदिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता
क्यों है? यानी वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिष्य को गुरु के पास में रहकर के शिक्षा प्रदान की जाती थी। संस्कार युक्त, नैतिकता से परिपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा थी, और उसके लिए इसी तरह एक उत्तम व्यवस्था भी थी। तो उसकी आज जो आवश्यकता है वो क्यों है? आज के संदर्भ से शिक्षा व्यवस्था को जोड़ना है। इसके बाद में शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, उसकी विशेषता पूछी जा सकती है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी एजुकेशन एक्ट, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं लिखी। यानी जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से संबंधित 2009 का जो एजुकेशन एक्ट है, जो 1 अप्रैल 2010 से पूर्णतः लागू होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी, उन विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 9, यानी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, जिसे हम शॉर्ट में एनसीटीई कहते हैं, उसके कार्य पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, नेशनल काउंसिलिंग टीचर्स एजुकेशन। मुख्य कार्य क्या? यानी ये कार्य आपको संक्षिप्त में बताने हैं कि जो एनसीटीई है वो क्या क्या कार्य करती है, यानी अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित क्या करती हैं, और अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जो महाविद्यालय संचालित होते हैं उनके लिए नियम कानून कायदे किस प्रकार से तय करती है, उनको यानी स्वीकृति या मान्यता प्रदान करने का कार्य कौन करता है, और उनके लिए यानी जो अध्यापकों की संख्या निर्धारित है वो भी कौन करता है? एनसीईटी करती है। जैसे एक बीएड कॉलेज है, तो एक बीएड कॉलेज के अंदर यानी अगर वहां 100 बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है, 100 सीटें हैं, तो वहां कम से कम एनसीईटी के मुताबिक यानी कितने अध्यापकों की आवश्यकता, कभी आ जाए कंपटीशन में तो कितने अध्यापक होने चाहिए? तो एनसीईटी के प्रावधान के अनुसार 16 अध्यापक एक बीएड कॉलेज में होने चाहिए, ताकि वो बच्चों को यानी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं यानी सबके जो अनिवार्य विषय वो पढ़ा सके। उसके अलावा प्रत्येक, जैसे कोई बच्चा आर्ट्स से है, कोई साइंस से है, कोई एग्रीकल्चर से है, और फिर इनमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, किसी का जियोग्राफी है, किसी का राजनीति है, किसी का हिंदी साहित्य है, किसी का अंग्रेजी साहित्य है, वो पढ़ाए जा सके। इस तरह से एक बीएड कॉलेज में कम से कम एनसीईटी के मुताबिक 16 अध्यापकों का होना अनिवार्य है। कभी कंपटीशन में याद आ जाए ये क्वेश्चन तो याद रखना कि बीएड कॉलेज में कितने अध्यापक, एक बीएड कॉलेज में जहां 100 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है तो कितने अध्यापकों की आवश्यकता है? तो वहां 16 अध्यापकों की आवश्यकता है, याद रखना। प्रश्न संख्या 10 देखिए, यानी जो हम वर्धा योजना की कई बार बात करते हैं, महात्मा गांधी की वर्धा योजना, जिसको नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा कहा गया, नई तालीम कहा गया, बुनियादी शिक्षा कहा गया, तो उससे संबंधित प्रश्न भी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आपको कहा जा सकता है कि नई तालीम है, उस नई तालीम से आप क्या समझते हैं? तो वर्धा के अंदर, वर्धा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से वर्धा शिक्षा योजना की शुरुआत करते हैं गांधी जी, और यही वर्धा जो शिक्षा है
इसी को नई तालीम कहा जाता है, नई शिक्षा कहा जाता है, बुनियादी शिक्षा कहा जाता है, बेसिक शिक्षा कहा जाता है। एक के ही नाम है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या थी कि छोटी क्लास में जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नई तालीम से आप क्या समझते हैं? नई तालीम से आप क्या समझते हैं? नई तालीम क्या है? तो वर्धा शिक्षा योजना है, उसी को नई तालीम कहा गया था। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये खंड अ है, यहाँ 20 अंक का होगा, 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा और 10 के 10 प्रश्न करने यहाँ अनिवार्य है। अब देखिए खंड ब। खंड ब में 5 क्वेश्चन होंगे, 5 इनके अथवा में होंगे, यानी कुल 10 प्रश्नों में से 5 आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है और कुल अंक हो जाएंगे 30। तो यहां पर जो हमें यानी इन प्रश्नों का उत्तर देते समय जो शब्द सीमा है वो रखनी है 200 शब्दों की। प्रश्न संख्या 2 देखिए। पहले प्रश्न के अंतर्गत 10 छोटे क्वेश्चन थे। प्रश्न संख्या 2, दूसरे प्रश्न में आपसे ये पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार और कर्तव्य, मूल अधिकार एवं कर्तव्य से क्या अभिप्राय है? मूल अधिकार एवं कर्तव्य से क्या अभिप्राय है? यानी कहने का अभिप्राय यह है कि आप यहाँ मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से क्या समझ रहे हो। दूसरा इसमें यह पूछा जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा इनका जो पोषण है वो कैसे संभव है। शिक्षा के द्वारा, इसी में पूछा जा सकता है शिक्षा के द्वारा इनका पोषण कैसे संभव है। शिक्षा के द्वारा इनका पोषण कैसे संभव। अब यहाँ प्रश्न 2 भागों में बंट गया है। जैसे 6 नंबर का प्रश्न है तो 3 नंबर आपको इस चीज के हैं कि आप मूल अधिकार और कर्तव्य के बारे में क्या जान रहे हो, वो बात लिखोगे। उसके बाद में शिक्षा के द्वारा इनका पोषण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये अलग अलग दोनों, 3 नंबर का ये और 3 नंबर का ये पार्ट है। 6 नंबर का प्रश्न है और इसके अथवा में आपको प्रश्न दिया जा सकता है। इसके अथवा में पूछा जा सकता है कि जो सतह से संबंधित जो हमारा पाठ्यक्रम में है कि सतह का एक तो केंद्रीकरण होता है, एक विकेंद्रीकरण होता है। तो सतह के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है। सतह के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब यहां भी यानी सतह के केंद्रीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं और विकेंद्रीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रश्न है वो 2 भागों में विभाजित हो चुका है। दोनों ही भाग 3-3 नंबर के होकर के कितने का बन गया पूरा प्रश्न? 6 नंबर का। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी, शिक्षा है वो सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी कारक है।
इस कथन की व्याख्या कीजिए कि शिक्षा है वो समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करने वाला एक मुख्य कारक है। इसके बारे में आपको बताना है। तो प्रश्न लिखिए कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है, कि समाज में जो परिवर्तन आता है उसके जो कारक हैं उनमें से शिक्षा क्या है, मुख्य कारक है। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में आपको प्रश्न दिया जा सकता है इसी यूनिट से कि शिक्षा और जो प्रजातंत्र है उसके मध्य आपस में क्या संबंध है। उन संबंधों का संक्षेप में वर्णन पूछा जा सकता है कि शिक्षा द्वारा या शिक्षा और प्रजातंत्र के मध्य संबंधों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। शिक्षा और प्रजातंत्र के संबंधों की संक्षेप में चर्चा कीजिए या संक्षेप में व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा जा सकता है, यानी गतिशीलता से संबंधित हमारे पाठ्यक्रम में कि सामाजिक जो गतिशीलता है वो सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी ये जो सामाजिक गतिशीलता है ये आपके आगे कंपटीशन में भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आप नेट जेआरएफ करोगे या पीएचडी एंट्रेंस करोगे या एमएड करोगे, वहां भी ये टॉपिक है कि सामाजिक गतिशीलता क्या है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो यह ज्ञात करना है आपको, यह पढ़ना है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है, का अर्थ तथा सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो लिखने हैं। तो सामाजिक गतिशीलता का अर्थ और प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। और इसके अथवा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता क्या चीज है। यानी अगर कोई व्यक्ति जैसे अलग अलग जातियों में समाज को बांट रखा है, कोई निम्न जाति का व्यक्ति अपने मेहनत से अपने प्रयासों के द्वारा उच्च किसी पद को प्राप्त करता है तो वो क्या है कि सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। इसके अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा द्वारा जो लैंगिक असमानता है उस लैंगिक असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है। यानी जैसे लैंगिक असमानता से अभिप्राय ये है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन दोनों को लेकर के समाज में व्याप्त जो असमानता चल रही है उस असमानता को शिक्षा कैसे दूर कर सकती है। तो प्रश्न दिया जा सकता है कि शिक्षा द्वारा सामाजिक लैंगिक
असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है। शिक्षा द्वारा सामाजिक लैंगिक जो असमानता है, उस लैंगिक असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी पूछा कह सकते हैं। जैसे शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है, एक ही बात है। अगर ये कह दें कि सामाजिक लैंगिक असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है, एक ही बात। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखिए। यानी शिक्षा को लेकर के जो प्रशासन है, उस शिक्षा के प्रशासन से संबंधित यानी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। जिसका जैसे शैक्षिक प्रशासन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग जो बनाया गया था 1952-53 में, उसकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। तो शैक्षिक प्रशासन के लिए शैक्षिक प्रशासन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी 1952 और 53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की क्या विशेषताएं हैं। शैक्षिक प्रशासन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग की क्या विशेषताएं हैं। यानी जो शैक्षिक प्रशासन है, शिक्षा का जो मैनेजमेंट है, उसके लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या क्या विशेषताएं हैं वो तय की है। और इसके अथवा में आपसे पूछा जा सकता है यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसकी संक्षिप्त विवेचना पूछ सकता है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या इसमें किया गया है, किसको यानी मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ये आपको संक्षिप्त में यहां वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 6 देखिए। एनसीईआरटी के बारे में पूछा जा सकता है। एनसीटीई के पूरे नाम पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाद में एनसीटीई, एनसीटी जो अभी हम थोड़ी बार पहले चर्चा कर चुके हैं, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो इन दोनों का पूरा नाम पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी और एनसीटी का पूरा नाम तथा इनके कार्यों का की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए तथा इनके कार्यों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
और इसके अथवा में आपसे पूछा जा सकता है, यानी सीटीई और डाइट के बारे में। सीटीई तथा डाइट यानी जो जिला स्तर पर, जिसे हम यानी शिक्षक जो महाविद्यालय होते हैं उनसे संबंधित, तो सीटीई और डीआईईटी शॉर्ट में हम कहते हैं डाइट, प्रत्येक जिले के अंदर इसका गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर? 1986 की शिक्षा नीति की सिफारिश पर। 1900 शिक्षा नीति में यह प्रावधान था कि प्रत्येक जिले में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक डाइट का यानी गठन किया जाए। तो सीटी तथा डाइट सीटी और डाइट के दो मुख्य उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो सीएटी तथा डाइट के दो मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। सीएटी की स्थापना क्यों हुई और डाइट की स्थापना क्यों हुई, उद्देश्य क्या था? इनके दोनों के दो मुख्य उद्देश्य आपको बताने हैं। डाइट को हिंदी में कहते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो ये जो 5 प्रत्येक में 2 प्रश्न है और दोनों में से प्रश्न आपको करना है एक खंड व्यय में। तो ये 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न है वो 6 अंक का है और कुल ये जो खंड व्यय है ये आपके कितने अंक का है? 30 अंक का है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 से शुरू होगा आपका खंड 6। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 10 अंक का होगा। कुल खंड 6 है वो 30 अंक का होगा और यहाँ प्रश्न के लिए उत्तर सीमा जो शब्दों की होगी वो होगी 500 शब्दों में उत्तर देने हैं। 3 बड़े निबंधात्मक प्रश्न करने हैं 5 में से। तो प्रश्न संख्या 7 देखिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं या शिक्षा के का सार्वभौमिकरण क्या है? विस्तार से बताइए। यानी हाँ विस्तार पूर्वक आपको 500 शब्दों में शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है उस सार्वभौमिकरण का वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा। शैक्षिक प्रशासन की यानी एजुकेशन मैनेजमेंट जो होता है उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 2 परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में आवश्यकता कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्या है, परिभाषा। आवश्यकता कि शैक्षिक प्रशासन है वो क्यों जरूरी है, परिभाषा। उसके बाद में उसकी आवश्यकता क्या है। उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रशासन है, मैनेजमेंट है, वो क्यों उपयोगी है, तो उसकी उपयोगिता पूछी जा सकती है। आवश्यकता, उपयोगिता और शैक्षिक जो प्रशासन है
और इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं और इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अलग अलग विद्वानों ने शैक्षिक प्रशासन के अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, तो उन शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन करना है। किसी ने 10 बताए हैं, किसी ने 14 बताए हैं। प्रश्न संख्या 9, उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा है वो सामाजिक परिवर्तन का अभिकरण है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अभिकरण है। स्पष्ट कीजिए तथा सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के क्या कार्य हैं? सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के क्या कार्य हैं? प्रश्न संख्या 10 देखिए। यानी शिक्षा को लेकर वुड डिस्पेच भी आया था, शिक्षा को लेकर के मैकाले मिंटो भी आया था, मैकाले का प्रस्ताव शिक्षा को लेकर के, जैसे शिक्षा नीतियां भी बनाई गई थी। जैसे प्रथम भारत की जो शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत की, वो 1968 में बनी। उसके बाद में 1986 में 1992 में जो शिक्षा नीति है उसमें 1992 में 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन किया गया और अब नई शिक्षा नीति है वो 2020 है। तो आपसे जो मैकाले प्रस्ताव है उस मैकाले प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या है वो पूछी जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं, तो मैकाले प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो ये जो मैकाले हैं, उसके बाद में हंटर आयोग है, ये आपके सिलेबस में है। तो मैकाले प्रस्ताव की यहाँ मुख्य विशेषताएं क्या है उनका वर्णन आपको करना है। उसके बाद में यहाँ आपको जो प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ टिप्पणियां दी जा सकती हैं, टिप्पणी कीजिए। जैसे IASC के बारे में पूछा जा सकता है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन। तो IASC है यानी उच्च शिक्षा संस्थान जिनको कहते हैं, इस पर उच्च शिक्षा संस्थान, यानी हमारे देश के अंदर 152 उच्च शिक्षा संस्थान है वो स्थापित किए गए थे उच्च शिक्षा के लिए, जिनका नाम दिया गया था IASC, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन। तो इन पर टिप्पणी करनी है कि इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, इनके कार्य क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। उसके बाद में दूसरी टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है केब से संबंधित, CAB, केब, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार
बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो केब और आईएसी दोनों को अच्छे से आप याद कर लेना। तो ये 5 प्रश्न हो गए। 5 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा वो 10 नंबर का होगा। तो इसके अलावा अगर आपके पाठ्यक्रम में देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का राष्ट्रीय जो समाकलन है, समाकलन में क्या योगदान है। अगर आप कर सकते हो तो कर लेना। शिक्षा का राष्ट्रीय समाकलन में क्या योगदान है। एक बार आप इसको पढ़ जरूर लेना कि राष्ट्रीय समाकलन में शिक्षा की क्या भूमिका है, क्या योगदान है। तो ये जो प्रश्न आपको बताए गए हैं ये आपके यानी जो सेकंड पेपर है समसामयिक भारत और शिक्षा यानी समकालीन भारत में शिक्षा, उसकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, समझने का प्रयास करें, रट्टे नहीं मारने। इनको पूरी समझ के साथ में इनके उत्तर हैं वो आपको परीक्षा के समय में करने हैं ताकि आपके अच्छे अंक आ सके। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, कमेंट करें। और जो नए विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई क्लास बनाई जाए, नई जो आपको सूचना दी जाए वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।